लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की अगुवाई में इंडिया गठबंधन बीजेपी का मुकाबला करने के लिए तैयार है। विपक्षी गठबंधन की पहली रैली की तैयारी भी पूरी तरह से हो चुकी है। आपको बता दें कि इंडिया की रैली पहले अक्टूबर में भोपाल में होने वाली थी, लेकिन किसी वजह के चलते वो रद्द हो गई और अब इसकी नई जगह भी तय कर ली गई है। चलिए आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली कहां और कब होगी और ये रैली क्यों बेहद खास होने वाली है। सूत्रों की माने तो विपक्षी गठबंधन इंडिया अपनी पहली रैली महाराष्ट्र के नागपुर में करना चाहती है। कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन आरएसएस के गढ़ में आकर भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को संदेश देना चाहती है। आरएसएस के घर में इंडिया गठबंधन अपनी पहली रैली करना चाहती है। इंडिया गठबंधन की नागपुर में रैली आयोजित करने के लिए महाराष्ट्र कांग्रेस ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को पत्र भी लिखा है, जिसमें यह जिक्र किया गया है कि इंडिया गठबंधन की रैली नागपुर में आयोजित की जाए। रैली की तारीख फिलहाल तय नहीं हुई है, लेकिन इसे लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी जानकारी दी है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि नागपुर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्म भूमि, विचार भूमि और दीक्षा भूमि है। यहाँ ताजुद्दीन बाबा ने एकात्मता का संदेश दिया, जहाँ सभी धर्म और जाति के लोग जाते हैं। जो रैली हो नागपुर में हो, यह कांग्रेस की इच्छा है। इसी को देखते हुए राहुल गांधी को पत्र लिखा गया है। महाराष्ट्र कांग्रेस एवं महाविकास अघाड़ी के नेता चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन की पहली रैली महाराष्ट्र के नागपुर में हो। कांग्रेस से मिली जानकारी के मुताबिक पहले ये रैली अक्टूबर में करने की योजना थी, लेकिन नवरात्रि उत्सव होने की वजह से फिलहाल इसे आगे बढ़ाने के बारे में चर्चा की जा रही है। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी अब इसे नवंबर के पहले सप्ताह में करने के लिए प्लान बना रही है, लेकिन ज्यादातर पार्टियों का ऐसा कहना है कि नवंबर में छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगाना विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का नागपुर में आने की संभावना कम रह सकती है। वही सूत्रों की माने तो राजनीतिक पार्टियों का पूरा ध्यान फिलहाल विधानसभा चुनाव पर है। 5 राज्य में तेलंगाना और मिजोरम को छोड़ दें तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लड़ाई सीधे बीजेपी बनाम कांग्रेस के बीच है। विपक्षी गठबंधन में कुल 28 दल शामिल हैं। गठबंधन की आखिरी और तीसरी बैठक मुंबई में हुई थी। बैठक में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ साथ बाकी दलों के शीर्ष नेता शामिल हुए थे। बीजेपी जहां भी मुसीबत में दिखती है, वहां ईडी सबसे पहले पहुंच जाती है। विपक्षी दल यह आरोप लगातार लगा रहे हैं और अब ईडी की सक्रियता ने उसे एक बार फिर सवालों के बीच खड़ा कर दिया है। दरअसल पिछले महीने शरद पवार के आवास पर इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक में इंडिया की पहली रैली भोपाल में करने का ऐलान हुआ था, लेकिन भोपाल रैली रद्द हो गई तो पवार ने अब भोपाल की जगह पहली रैली नागपुर में कराने की तैयारी कर ली है और गठबंधन के सभी सहयोगियों ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। इंडिया की रैली अब नवंबर के पहले हफ्ते में नागपुर में होगी। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, अचानक ही पवार के करीबियों की घेराबंदी शुरू हो गई। ईडी की सख्ती शुरू हो गई और ईडी ने एनसीपी के पूर्व सांसद और शरद पवार के बेहद करीबी ईश्वरलाल शंकरलाल लालवानी से जुड़ी 70 से ज्यादा संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश जारी कर दिया। ईडी ने आरोप लगाया कि प्रवर्तकों ने ऐसा कर्ज लेने के लिए फर्जी वित्तीय जानकारियां दी। पीएमएलए का यह मामला सीबीआई की तरफ से दर्ज 3 प्राथमिकियों से संबंधित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि इन कंपनियों और उसके निदेशक ने भारतीय स्टेट बैंक को गलत तरीके से 352.49 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान पहुंचाया। ईडी का दावा है कि यह मामला अगस्त का है, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन की रैली की बात सार्वजनिक होने के तुरंत बाद एनसीपी के पूर्व सांसद पर कार्रवाई हुई है, उससे कई सवाल खड़े हो गए हैं। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने रविवार को टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर संसद में सवाल पूछे जाने के लिए एक बिजनेसमैन से रिश्वत लेने का आरोप लगाया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने का आग्रह किया। मोइत्रा ने पलटवार करते हुए कहा कि वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा उनके दुबे के खिलाफ लंबित आरोपों से निपटने के बाद उनके खिलाफ किसी भी कदम का स्वागत करती है। पलटवार करते हुए मोइत्रा ने एक्स पर लिखा, मैं एक कॉलेज विश्वविद्यालय खरीदने के लिए अपनी सारी कमाई और उपहारों का उपयोग कर रही हूँ, जिसमें दुबे डिग्री, एक वास्तविक डिग्री खरीद सकते हैं। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष को टैग करते हुए कहा, झूठे हलफनामे के लिए उनके खिलाफ जांच खत्म करें और फिर मेरी जांच समिति गठित करें। स्पीकर को लिखे अपने पत्र में भाजपा सांसद दुबे ने कहा, हाल तक लोकसभा में उनके द्वारा पूछे गए 61 में से 50 प्रश्न अडानी समूह पर केंद्रित थे। दुबे ने स्पीकर ओम बिरला से उनके खिलाफ आरोपों की एक जांच समिति गठित करने का आग्रह किया। भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं कि महुआ मोइत्रा ने संसदीय प्रश्न पूछकर एक व्यवसायिक दर्शन हीरानंदानी के व्यवसायिक हितों को हासिल करने और उनकी रक्षा करने के लिए आपराधिक साजिश रची, जो 12 दिसंबर 2005 के कैश फॉर क्वेरी प्रकरण की याद दिलाती है।
मोइत्रा ने सीधे तौर पर दुबे का नाम लिए बिना उन पर पलटवार करने के लिए एक्स पर कई संदेश पोस्ट किए और अडानी समूह पर ताजा हमला भी बोला। देखिए, अडानी ग्रुप को लेकर बात ऐसी है कि अडानी ग्रुप के ऊपर जो या किसी उद्योगपति के ऊपर अगर कोई प्रश्न पूछता है तो बीजेपी के पेट में बहुत दर्द होता है। फिर अनाप शनाप आरोप कर लेते हैं। महुआ मोइत्रा सांसद है टीएमसी की, बहुत ही जुझारू नेता है टीएमसी की, पूरे देश में उनका नाम है, लड़ने वाली महिला है, नेता है। उनको डिमोरलाइज करने की एक कोशिश है। लेकिन मैं महुआ जी को पहचानता हूं, ऐसे आरोप से वो पीछे हटने वाली नहीं है। सबको बदनाम करते हैं लोग, ये लोगों का बदनामी करने का कारखाना लगा है, फैक्ट्री लगी है। हमारे ऊपर भी आरोप होते हैं, सबके ऊपर आरोप कर रहे हैं लोग। आप देखो कितने दूध के धुले हैं। आप किसे पैसे से आपकी पार्टी, हाँ, इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला आ रहा है सामने, पीएम केयर फंड के बारे में बोलिए आप। हाँ, राहुल गांधी ने जो आपसे 10 सवाल पूछे हैं पैसे के लेन देन के बारे में आपके पार्टी को, आप उसका जवाब दीजिए। जिस तरह से ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके आप अपने अपोजिशन को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, इस प्रकार के गंदे आरोप करके, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। 2024 में आप सत्ता पर नहीं आ रहे हैं और इंडिया अलायंस बीजेपी हाईकमान ने पहले से ही संकेत दे दिए थे कि इस बार वसुंधरा को सीएम उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा और न ही उनके समर्थकों पर दांव ही लगाया जाएगा। टिकट सर्वे और संघ की पसंद से बांटे जाएंगे। लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद से तो संघ भी नाराज है, क्योंकि उसकी राय को भी बीजेपी हाईकमान ने नजरअंदाज कर दिया है। संघ शांत है, वसुंधरा भी शांत है, लेकिन वसुंधरा के समर्थक बगावत का ऐलान कर चुके हैं। बीजेपी की 41 उम्मीदवारों की पहली सूची में वसुंधरा समर्थकों को जगह नहीं मिली, तो पार्टी की ओर से ये भी संकेत है कि आने वाली सूची में भी इसी तरह के प्रयोग होंगे, यानी वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट आने वाली सूची में भी काटे जाएंगे, जिसके बाद वसुंधरा समर्थक अब खुलकर बीजेपी के खिलाफ मैदान में आने लगे हैं। और अब राज्य के करीबी हड़ौती रीजन के लाडपुरा से 3 बार के विधायक भवानी सिंह रजावत ने साफ कर दिया है कि इस बार उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। 2018 में बीजेपी ने टिकट काट दिया था, तो राज्य के कहने पर भवानी सिंह चुनाव नहीं लड़े, लेकिन इस बार उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। भवानी समर्थकों ने तो यहाँ तक दावा कर दिया है कि राज्य ने भी इस बार भवानी सिंह को नहीं रोकने का फैसला किया है। भवानी सिंह के तेवर बता रहे हैं कि राज्य राजस्थान में बड़ा खेल करने की तैयारी में है। इजराइल और हमास के बीच आज जंग का 9वां दिन है। दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की जान जा रही है। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने चेतावनी दी है कि इजरायली सेना के आदेश के अनुसार गाजा निवासियों का उत्तर से दक्षिण की ओर स्थानांतरण बेहद खतरनाक है। तो वहीं दूसरी तरफ चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने इजराइल की ओर से गाजा में किए जा रहे हमलों को लेकर आपत्ति जाहिर की है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान से वांग यी ने कहा कि गाजा पर इजरायली हमले अब आत्मरक्षा के दायरे से परे हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इजरायली सरकार को अब गाजा के लोगों को सामूहिक सजा देना बंद कर देना चाहिए। इस मामले पर ईरान ने कहा कि इजराइल को अब युद्ध अपराध बंद कर देना चाहिए, वरना स्थिति और बेकाबू हो जाएगी। आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन से इजराइल में शांति कायम करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाने की गुहार लगाई थी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि चीन शांति कायम करने के लिए अपने प्रभाव का इस्तेमाल करे, क्योंकि चीन और ईरान समझदार देश है। तो वहीं चीनी विदेश मंत्रालय की ओर से प्रकाशित एक रीड आउट के मुताबिक चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने अपनी ओर से कहा है कि अमेरिका को जल्द से जल्द राजनीतिक समाधान के लिए एक रचनात्मक और जिम्मेदार भूमिका निभानी चाहिए। वांग यी ने यह भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय संवेदनशील मुद्दों को निपटाते समय प्रमुख देशों को निष्पक्षता का ख्याल रखना चाहिए, देशों को शांति और संयम बनाए रखना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने में सबसे अग्रणी भूमिका में होना चाहिए। चीनी विदेश मंत्री ने कहा है कि बीजिंग ने व्यापक सहमति तक पहुंचने को बढ़ावा देने के लिए जल्द से जल्द एक अंतर्राष्ट्रीय शांति बैठक बुलाने का आह्वान किया है।